क्वेश्चन है पहला, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलों का योग जो तुमने बहुपद में पढ़ा हुआ है, अब समीकरण हल करने की जरूरत नहीं है। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इस तरह लिखते हो, ये बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है। तो द्विघात समीकरण से अगर तुलना करें तो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करें तो b कौन है, -3 है ना। तो b की जगह माइनस तो पहले से है, b की जगह -3 रखोगे, बटे a कौन है 5 है, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3/5 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3/5 मूलों का योग। ठीक है, 3/5 पहला ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो अब देखो 1 के खा में है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो हमें पता करना है sec a का मान ज्ञात करना है। तो cot a बराबर क्या होता है, तो यहाँ से cot a निकाल लो, cot a बराबर 4/3 आ रहा है, और ये क्या है आधार बटे लंब है। ठीक है, आधार बटे लंब, तुम्हें क्या निकालना है sec निकालना है। तो sec तो cos का उल्टा होता है ना, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो sec क्या होगा कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपो अपॉन बेस। तो फिर बेस तो पता है तुम्हें, लंब भी पता है, कर्ण नहीं पता है, तो निकालना पड़ेगा, है ना। समझाने के लिए यहाँ जल्दी से कर रहे हैं। तो क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो कर्ण स्क्वायर हमें चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 16 हुआ, ये 9 हुआ और ये 25 हुआ। कर्ण का स्क्वायर आ रहा है 25, तो कर्ण कितना आएगा 5 आएगा, है ना, रूट निकालोगे तो यहाँ लिख दो कर्ण आया 5 और आधार तो पता ही है 4, तो 5/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा, खा का दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब अगला देखते हैं, समीकरण दिया हुआ है इसी का, एक का गा करने जा रहे हैं। एक के गा में देखो 2 समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, दोनों में यही दिया हुआ है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो क्या दिख रहा है, विलोपन विधि साफ साफ दिख रही है, जोड़े तो ये दोनों कट जाएंगे, x 2x और 2 2 4, तो x बराबर 2 है ना, 2 इधर जाके भाग दे दिया, तो x बराबर 2 आ गया। y कैसे निकलेगा, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई मतलब x का मान 2, y का मान y बराबर 2, तो y बराबर 0 आ जाएगा, वहां जाकर घट जाएगा। तो x का मान 2 आया, y का मान 0 आया। कौन सा समीकरण, कौन सा ऑप्शन सही है, x बराबर 2 y बराबर 0, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें। ठीक, नेक्स्ट करते हैं घा, इसी में घा भी है, चलो घा करते हैं। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, इसी का घा, 1 का घा। तो 1 से 9 तक का माध्य निकालना है, मतलब 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ो और 9 से भाग दे दो, यही तो माध्य होता है। तो 1 से 9 तक की संख्याओं का योग, चलो भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 पूरे का बटे 9 कर दोगे तो माध्य आ जाएगा। जल्दी से जोड़ो, क्या आएगा, 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 8 36 36 और 9 45, तो 45/9, 9 पंजे 45 बराबर 5, तो माध्य आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया 5। ठीक है, इसी में अब अंगा देखो, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना है तो माध्यिका 20 है। तो इसको करते हैं अंगा, अंगा में क्या कह रहा है, पहले का अंगा, बारंबारता बंटन का माध्य दिया हुआ है, माध्य मतलब माध्य का सूत्र लगाएंगे, माध्य दिया हुआ है। ठीक है, माध्य बराबर योग माध्यिका भी दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूला लगाओगे, ये माध्य हो गया तो इतनी है, और माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका कितनी है, जल्दी से सूत्र देखो और बताओ। माध्यिका बराबर दिया हुआ है 20, है ना, माध्य माध्यिका और बहुलक में सूत्र है ना, क्या फॉर्मूला है 3 माध्यक, माध्यक मतलब माध्यिका बराबर हाँ बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य,
यही सूत्र है, ठीक है। और तुमसे क्या पूछा है, बहुलक पूछा है ना, इसमें बहुलक पूछ रहा है इस सवाल में, माध्य और माध्यिका दिया है, बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक चाहिए तो तू माध्य इधर आकर घट जाएगा। तो 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका कितनी है 20, माइनस ये घटेगा ना इधर आके, 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है 20.5 बराबर बहुलक। हुआ कि नहीं यहाँ समीकरण, ये इधर आके घटेगा तो बहुलक बराबर ये बनेगा। तो ये हो गया 60 और ये हो गया 20 दूना 40 और 5 दूना 41 हो गया है ना, ये 41 हो गया बराबर बहुलक। अब घटा लो इसमें से, तो बहुलक बराबर क्या आ रहा है, 60 में से 41 गया 19 आ रहा है, तो 19 आंसर आ रहा है बहुलक का। और 19 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, तो थर्ड यहाँ पे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जल्दी जल्दी तुम्हें लगाना है। अब दूसरे के काम में देखो क्या है, संख्याएं दी गई हैं, ये भी 1 नंबर का ही है, लेकिन इसको तुम्हें हल करना है, ठीक है। तो 27 23 x माइनस ऐसे दिया हुआ है, 27 23 x माइनस 4 और x प्लस 4 और 15 और 3 और 7 भी है और 7 ये दिया हुआ है। इनका माध्य दिया हुआ है 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लिखेंगे सीधे, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो संख्याओं का योग करना है यहाँ पे, 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 है ना, x प्लस 4 और क्या है प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 पूरे का बटे संख्याएं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इन सभी का माध्य है। तो 7 से भाग देना है, माध्य दिया हुआ है 15, यहाँ 15 है, तो इन सबको जोड़ डालो, कितना हुआ देखो 23 27 ये हुआ 30 30 20 50, 50 के बाद यहाँ पे आ जाओ, संख्याएं पहले जोड़ो, 50 और यहाँ पे 10 60 और ये देखो कितना हो गया 60 5 65 और 10 75 75 4 79 और देखो प्लस 4 माइनस 4 यहाँ से काट दो, क्या जरूरत है, ठीक है। 75 आया, तो टोटल 75 आ रहा है, तो ऊपर 75 और x प्लस x 2x पूरे का बटे 7, इधर 15 इधर जाके गुणा होगा, तो 15 सत्ते 105 बराबर 75 प्लस 2x, 75 इधर घटा दो तो 2x बराबर 105 में से 75 घटाओ 25 और 5 30। अब x बराबर भाग दे देंगे तो आ जाएगा 15 है ना, x बराबर 15। तो इसमें पूछा क्या था, x का मान ज्ञात कीजिए, तो आंसर है 15। ये खा देखो, दूसरे का खा, एक मीनार है 20 मीटर, तो बना देंगे 20 मीटर मान लो ये मीनार है। इस मीनार की छाया जमीन पर 20√3 है, मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर, इसकी छाया इधर ही पड़ेगी ना, यहाँ छाया बनेगी ना, ऐसे यहाँ ऐसे छाया बनेगी इसकी, तो मान लो यहाँ तक छाया बनी है, ये कितनी है 20√3 मीटर ऐसे दिया हुआ है। तो छाया कैसे बनेगी, जब यहाँ सूरज होगा उसकी रोशनी इस पर पड़ रही होगी है ना, तो ये छाया बन गई, ठीक है। ये सूरज है, तो सूरज को देख रहे हैं तो यही लाइन जाएगी ना, तो यही सूरज का उन्नयन कोण बताना है तुम्हें। छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। तो सूरज को देख रहे हैं तो एक रेखा यहाँ से आएगी ना, रेखाएं तो कई आ रही होंगी, किरणें यहाँ सब जगह आ रही होंगी, इसी वजह से छाया बना है, लेकिन एक किरण यहाँ से भी तो आ रही होगी, तो यहाँ से सूरज को देखोगे तो यानी यही एंगल तुम्हें बताना है, ठीक है, उन्नयन कोण बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो त्रिभुज का नाम दे देंगे मान लो यहाँ पे ABC। अब बाकी जो लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर और छाया की लंबाई कितनी है 20√3 मीटर, ये यहाँ लिखेंगे पहले, उसके बाद हल करेंगे। तो अब बस हल करेंगे। अब त्रिभुज ABC में यहाँ लिख दो, ये 45 डिग्री बता रहा है, उन्नयन कोण तो ज्ञात करना है, सॉरी दूसरे सवाल में 45 बताया, इसमें तो ज्ञात ही करना है इसको, है ना। तो क्या करें, कैसे ज्ञात करें, तुम्हें लंब पता है, आधार पता है, तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है, तो सीधे लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बटे BC क्या है, ये लंब बटे आधार है, और ये क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक है। तो आगे फिर
ए बी बटे बी सी, ए बी कितना है, ए बी का मान रखो, ए बी कितना है 20 है, बी सी कितना है 20√3 है बराबर tan थीटा। थीटा चाहिए तुम्हें, देखो 20 कट गया तो tan थीटा बराबर क्या आया 1/√3, 1/√3 tan थीटा। तो थीटा यानी कोण कितना होगा, कौन से कोण के लिए 1/√3 आता है 30 डिग्री के लिए, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। अतः लिख देंगे लास्ट में, अतः उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं ग में। ग में देखो क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों के भार का माध्य दिया है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। 10 व्यक्तियों के भारों का माध्य दिया हुआ है, 2 का ग करने जा रहे हैं। तो माध्य का मतलब क्या होता है, योगफल, भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या। तो यही लिखेंगे, जो जो दिया है लिख देंगे, लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या बराबर 10 और माध्य बराबर माध्य कितना दिया है 45.65, तो ऐसे लिख लेंगे माध्य, और सूत्र लिखेंगे माध्य बराबर भारों का योग बटे व्यक्तियों की संख्या, ये सूत्र लिख लेना, व्यक्तियों की संख्या। उससे पहले बता देना कि क्या माध्य कितना दिया है, माध्य बराबर दिया हुआ है 45.65 है ना, यहाँ लिख लेना, चलो लिख ही देते हैं, छोटा ही है, माध्य बराबर 45.65 ये दिया हुआ है केजी, और व्यक्तियों की संख्या भी दी हुई है, वो भी लिख लेना, व्यक्तियों की संख्या, ये सब लिख लो, व्यक्तियों की संख्या है कितनी है 10 है, और माध्य भी दिया है, तो रख दो, भारों का योग तुमसे पूछ रहा है, तो माध्य है 45.65 बटे बराबर भारों का योग और फिर व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10 है। अब 10 यहाँ गुणा होगा तो एक अंक आगे आ जाएगा, तो भारों का योग क्या आ गया, भारों का योग बराबर 456 है ना, 456.5 केजी या किलोग्राम, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें घ। इसी का घ देखो क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण है, मूल बराबर है, तो के का मान ज्ञात करना है। चलो करते हैं इसको भी, यहीं पे स्टेप्स तुम लिखोगे, बता दे रहे हैं क्या लिखना है, लिख देना। दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0, ये दिया है, के का मान ज्ञात करना है। इसमें करना क्या है, के का मान ज्ञात करना है। तो क्या करें, इसमें दिया है मूल बराबर है ना, तो जो मूल बराबर होते हैं वो कंडीशन क्या होती है, वो शर्त क्या होती है, मूल बराबर होने के, मूल बराबर होने की कंडीशन क्या है, जब मूल बराबर होते हैं तो क्या कहते हैं, बोलो, मूल कब बराबर होते हैं, जब विविक्तिकर 0 के बराबर आता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसके पहले लिखोगे मूल बराबर होंगे यदि, है ना, यहाँ क्या लिखोगे, मूल बराबर होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब लिखने वाला काम नहीं कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं, वो लिख लोगे। तो b क्या है इसमें, -5 है ना, तो -5 का स्क्वायर करोगे, माइनस 4a कितना है 2 है, c कितना है k है ना, तो a इंटू सी मतलब k बराबर 0। अब हल करो, ये 25 हुआ और ये कितना हो गया, -8k बराबर 0, -8k इधर कर लो, तो क्या बना, उधर जाके -8k क्या बना, +8k बना ना, +8k, इधर क्या बना 25। अब k का मान निकालो, 8 इधर आके भाग दे देगा, तो k बराबर 25/8 आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, k का मान आ गया। अब चलते हैं, इसका हो गया, अब तीसरा खंड करेंगे, तीसरा सवाल। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 समान घन हैं जिनको जोड़कर उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो ये लिख दिया है, दिया हुआ है 2 समान घनों का आयतन, दोनों का आयतन अलग अलग, ठीक है, 64 घन सेंटीमीटर, अलग अलग, दोनों का मिलाकर नहीं, एक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। फिर मान लिया प्रत्येक घन की भुजा कितनी है, a है, तो आयतन क्या हो गया, घन का आयतन, यहाँ लिखेंगे अतः घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन होता है
ए का क्यूब, भुजा का क्यूब है ना, भुजा का क्यूब होता है। तो घन का आयतन तुम्हें दिया हुआ है 64, तो 64 बराबर हो गया ए क्यूब। तो ए बराबर कितना हो गया, 64 का क्या निकालोगे, घनमूल। तो घनमूल निकालोगे 64 का 4 आएगा, 4 सेंटीमीटर हो गई एक भुजा, है ना। तो घन की एक भुजा ए बराबर 4 सेंटीमीटर आ रही है। तो अब कहा क्या जा रहा है, प्रश्नानुसार दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार घनों को जोड़ने से बना घनाभ। प्रश्नानुसार घनों को जोड़ने से बना घनाभ, घनाभ। तो कैसे बनेगा, ऐसे बना देंगे चित्र, थोड़ा सा बना के, यहाँ तक आ रहा है। तो चित्र बना के थोड़ा सा ऐसे दिखा देंगे, एक दो इसके दिख रहे हैं पृष्ठ और दो बाकी पृष्ठ नहीं दिखेंगे क्योंकि 2D में बना रहे हैं। तो घनाभ जो बनाओगे तो उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब लिखनी होगी। अब यहाँ लिख देंगे नीचे, आगे इसके आगे से घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी अगर जोड़ दोगे तो, दोनों घर जुड़ेंगे, इसकी लंबाई कितनी आई है भुजा की, 4 आई है। तो दूसरे वाले की भी तो 4 होगी, और ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, लेकिन टोटल मिला के 4 और 4 8 हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई 4 ही रहेगी और ऊंचाई भी 4 ही रहेगी, है ना। 2 डिब्बे हैं ना, 2 बराबर डिब्बे जुड़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, ना तो ऊंचाई बढ़ी और ना ही चौड़ाई बढ़ी। तो घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, जुड़ गई, है ना। लंबाई बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, और घनाभ की चौड़ाई उतनी ही रहेगी, बराबर 4 सेंटीमीटर, और लंबाई ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। तो अब घनाभ का हमें क्या निकालना है, पृष्ठ निकालना है। अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL, ये सूत्र होता है। तो यहाँ रख दो, 2 × LB मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई 8 है, 4 है, तो कितनी हो गई 8 × 4 प्लस BH मतलब चौड़ाई ऊंचाई, तो 4 × 4 प्लस HL मतलब ऊंचाई और लंबाई, है ना। ऊंचाई को H से कहते हैं ना, ये H है, ये B है और ये A है, L है, बस इसी फॉर्मूले लगा दो। HL मतलब H × 8, तो 4 × 8 है ना। इसी को हल कर लो, 2 × 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 32 64, 64 6 70, 70 10 80, 80 × 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी का अगला सवाल देखो, यहाँ पर तीसरे का ख, ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसकी हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमेशा संचयी बारंबारता बनाते हैं। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, पहला यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, पहली बारंबारता लिखेंगे, उसमें अगली वाली जोड़ते जाएंगे ना। तो 7 में 12 जोड़ा 19, 19 में 18 जोड़ा 37, 37 में 15 52, 52 में 10 62, 62 में 3 65, संचयी बारंबारता बन गई। ठीक, अब क्या करें, ये देखो सूत्र है माध्यिका का, माध्यिका बराबर L × n/2 - CF/F। यहाँ L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो पहले हम कहेंगे माध्यक वर्ग क्या है, ठीक है। माध्यक वर्ग क्या होता है, n/2 करने पे जो संख्या आती है उससे आगे की संचयी बारंबारता और निकटतम। तो n है 65, तो n ये रफ में हम कर रहे हैं, तुम्हें लिख लेना, सारी चीजें लिखनी होंगी। L क्या है वो लिखोगे, CF क्या है, F क्या है, सब कुछ लिख दोगे, और H क्या है। उसके बाद माध्यक वर्ग बराबर क्या होता है वो भी लिखोगे। तो माध्यक वर्ग बराबर n/2 मतलब 65/2, कितना आएगा, 2 × 6, फिर यहाँ गया 2 × 7 14, और फिर 1 2 × 5 10, 37.5 आ रहा है ना।
तो 37 से बड़ा कौन है? 37 से बड़ा यही है, तो यही इसी के सामने जो वर्ग आएगा यही क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग यहाँ लिख देंगे, ये माध्यक वर्ग है। यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे कि माध्यक वर्ग कौन है। ठीक है, यहाँ सब कुछ नोट करना है जो जो आ रहा है। तो माध्यक वर्ग कौन है? 30 से 40 वाला है ना, ये है। इसकी निम्न सीमा L है, तो L बराबर कितनी हो गई? 30 हो गई। ठीक, ये सारी चीज़ें तुम्हें लिख के तब करना है फॉर्मूला। ठीक है, तो L बराबर 30 आ गया। CF क्या है? माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग है, इससे पहले वाला वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 37। तो CF हो गया 37। और देखो क्या है? फ्रीक्वेंसी F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये है माध्यम वर्ग, इसकी बारंबारता मतलब ये वाला है ना, संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता। तो ये हो गया 15। और H क्या है? वर्ग माप है। वर्ग माप मतलब यहाँ कितने कितने का डिफरेंस है? 10-10 का है। तो H बराबर आ गया 10। अब यहाँ सूत्र में रख देंगे सीधे। ठीक है, तो माध्यिका के सूत्र में माध्यिका यहाँ ये सूत्र लिखे रहेंगे और बराबर करके L मतलब 30 और प्लस N/2 मतलब 65/2 माइनस CF कितना है? 37 और पूरे का बटे हो जाएगा F मतलब 15। तो 15 लिख दिया। अब इसी को हल करो, गुणे H मतलब 10। अब रख दो, सारा हल करो। तो 30 प्लस 37 दूना कितना हो गया? 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 17 है ना, 74 हो गया। 65 माइनस 74 पूरे और बटे 2। ठीक है, बटे 2 और गुणे बटे 2 हो गया और भागे 15 भी है। बटे 2 और भागे 15 तो गुणा हो जाएगा ना पलट के, 1/15 और पूरे का गुणे 10 हो जाएगा। ठीक, 30 हो गया यहाँ पे। तो 65, अब घटाओ, ये माइनस में आ रहा है। तो 30 प्लस 65 में 74 में से 65 गया, 65 5 70 और 4 74 -9। तो -9/30 है ना, -9/30 आया। इसके साथ गुणा कौन है? 10 है। तो उसको हल कर लो, पहले गुणा करते हैं ना। तो ब्रैकेट हो गया, अब गुणा करेंगे। तो ब्रैकेट में ये आया, तो पहले हम लोग क्या करें? गुणा करें। तो 10 एकम 10 और 10 तिहाई 30 और प्लस माइनस माइनस बन गया है ना। तो 30 माइनस 9 और बटे 3 आ रहा है। ठीक है, 3 त्रिका 9, 90 माइनस 9/3 बराबर 90 में से 9 गया 81/3। ये आंसर आ जाएगा। और दशमलव में अगर लिखना है तो दशमलव में बदल लेंगे, 81 को भाग दे देंगे 3 से। 3 दूना 6 और 2 1 नीचे आया, देखो दशमलव नहीं तो कट रहा है पूरा है ना। 3 दूनी 6 और 2 और 1 3 सत्ते 21 आ गया। तो आ गया 27। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का ग करते हैं। समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या दिया हुआ है? x² - 7x + 12 = 0 ये दिया हुआ है। तो इसके मूल हमें पहले ज्ञात करने होंगे, तो गुणनखंड करेंगे। तो लिख देना दिया है समीकरण बराबर ये। उसके बाद अब इसको हल करना शुरू करो। तो क्या करें? क्या करें? 12 लाना है। ऐसी संख्या गुणनफल 12 है और जोड़ने पर 7 है, तो 4 और 3 है। तो गुणनखंड कर लेते हैं, -x और ब्रैकेट में लिखेंगे 4 + 3 4 + 3 + 12 = 0। अब गुणा करके गुणनखंड करो, x² - 4x - 3x + 12 = 0। अब गुणनखंड कर लो, तो यहाँ x हो गया तो x - 4, यहाँ पे -3 हो गया तो x - 4। माइनस लोगे चेंज होगा ना ये सब। तो -4 = 0। अब ये और ये कॉमन हो गए, x - 4 और बचा x - 3 = 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, x - 4 = 0 है तो x = 4 है। और फिर यहाँ से x - 3 = 0 है तो x = 3 है। अतः समीकरण के मूल लिखेंगे,
अतः समीकरण के मूल क्या है, अल्फा मान लिया, अल्फा बराबर 4 आ रहा है और बीटा बराबर 3 आ रहा है। अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार हमें करना क्या है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल है ना। प्रश्नानुसार 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना आएगा ये बताना है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलो कर लो सीधे, अब जोड़ लो उसको, व्युत्क्रमों का योगफल। तो जोड़ो, कितना आया, 1 अपॉन अल्फा मतलब 1/4 और 1 अपॉन बीटा मतलब 1/3। बस इसी को जोड़ना है, लासा लेके जोड़ लो। तो कितना हो गया, 3 एकम 3 4 एकम 4 7/12, यही आंसर है। ठीक है, लिख लेंगे अतः मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर 7/12। ठीक, अब अगला करते हैं इसी का 3 का घ, इसमें समीकरण बनाना है। ठीक, तो ये आंसर आ गया 7/12, चेक कर लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको करते हैं, इसी का अगला पार्ट है ग। ग तो हो गया ना, घ। तो घ में देखो क्या है, यहीं से करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, अब आ रहा है तीसरे का घ। इसमें देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 85 है। तो माना संख्याएं है ना, मानना पड़ेगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो लिखेंगे माना संख्याएं, माना छोटी संख्या बराबर y, जो भी मानना है मान लो। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर x। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के योगफल 85 है, मतलब x प्लस वाई है ना, दोनों संख्याएं लिया है। तो x प्लस वाई बराबर 85, पहला समीकरण बन गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो। पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। चलो लिखो, बड़ी संख्या, तो जिसका नाम पहले ले उसको पहले लिख लो। यदि बड़ी संख्या, कौन है बड़ी संख्या, x लिए हो, तो x बराबर क्या है, छोटी संख्या के, छोटी संख्या कौन है, y के 4 गुने से, इसके 4 गुने से 5 अधिक है। अधिक मीन्स प्लस, कितना, 5। तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, समीकरण बन गया। अब इसमें हल कर लो, तो 4y है ना, तो क्या बना, x माइनस 4y बराबर 5 है ना, x माइनस 4y बराबर 5। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गया, सेकेंड क्वेश्चन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इक्वेशन नंबर 1 ये है। दोनों को अब हल कर लो। हल करना तो आता ही है ना, चाहे विलोपन कर लो चाहे प्रतिस्थापन कर लो, तो जो तुम्हें मर्जी तुम्हारी। तो विलोपन विधि से हल करोगे तो या तो इसमें 4 से गुणा कर दो और जोड़ दो, या तो इसमें से इसको घटा लो तब x कट जाएगा ना, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो ये पूरा अलग है। अब आगे यहाँ से करते हैं, समीकरण 1 से लिखेंगे नहीं, हम बोल दे रहे हैं बस। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। तो सीधा लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 85, इसमें से घटाओ, हाँ, x माइनस 4y बराबर 5। घटाना तुमने कहा है, तो घटाने पे ये सारे चिन्ह बदल गए। अब करो, माइनस प्लस है तो कट गया, और ये प्लस प्लस है तो जुड़ गया, फिर से माइनस प्लस है तो घट गया, 80 आया, तो y बराबर 16 आ गया है ना, भाग देगा 16 आएगा, तो y बराबर 16 आया। तो x कैसे निकलेगा, किसी में रख लो, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, कहीं भी रख लो। तो यहाँ समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या बनेगा, x प्लस वाई, वाई मतलब 16 बराबर 85, इसको ले जा घटा दो, तो x बराबर 85 में से 16 घटा दो, कितना आएगा, 79। 15 में से 6 गया 9 आया, और 8 में से 1 गया 7 में से 1 गया 6 आया, 69 आया। तो x बराबर 69, ये आंसर है। ठीक है, तो लास्ट में फिर लिख देंगे ना एक बार, अतः x बराबर का देखो k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण, ये जो समीकरण दिए गए हैं इनके अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब
केवल एक ही हल है, तो केवल एक ही हल की क्या कंडीशन है, लिखेंगे अद्वितीय हल होंगे यदि, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण के अद्वितीय हल होगा यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यही होता है ना, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो समीकरण का केवल एक हल होता है। अब अगर पूछ ले अनंत हल कब होता है तो बताओगे तुम लोग? हाँ। क्या होता है अनंत हल के लिए? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलो याद है कम से कम, सही बताना, देखते हैं अभी। और ये कंडीशन लगेगी क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, केवल एक हल है, तो यहाँ लिख देना समीकरण के अद्वितीय हल होगा यदि ये, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे यदि, बाकी तुम खुद से लिखो। तो ये हो गया। अब लिखो a1 कितना है, देखो a1 2 है, तो फिर लिखना ax, इस तरह से लिखना ax प्लस b, या यहाँ छोड़ो पहले यहाँ लिख लेना a b c कितना है वो बता देना। तो a कितना है, 2 है, a1 है ना, और a2 कितना है, 3, a2 बराबर 3 है, b1 कितना है, k, और b2 -5। तो यहाँ से लिख कर यहाँ मान रख दो देख कर, तो a1 हो गया 2 बटे a2 3, ठीक है, और b1 बटे b2 यानी k अपॉन 7, k अपॉन -5। ये लिख दिया नॉट इक्वल टू, है ना, यहाँ नॉट इक्वल टू लगाओ, तो k बराबर यहाँ जाके गुणा होगा, तो k बराबर क्या आ रहा है, -10 बटे 3, नॉट इक्वल। तो क्या मतलब है, k का मान ये नहीं होगा, बाकी सब होगा, इसका यही मतलब होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः k का मान -10 बटे 3 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं k बराबर r रियल नंबर -10 बटे 3, इसका यही मतलब है कि रियल नंबर में से केवल ये घटा दो, बाकी सारे मान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो यही चीज भाषा में लिख देना कि k का मान -10 बटे 3 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याएं, इसी चीज को इतने में लिखा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं ख, 4 का ख, सी में 4 का ख। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलो शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5, ऊंचाई 12, तो चित्र बना देंगे ऐसे। आधार की त्रिज्या मतलब ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिख देना। शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर, ये सब लिख देना, ठीक है, भाषा में लिख देना। शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर और r बराबर शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देना, भाषा में भी लिख देना। अब कह रहा है तिर्यक ऊंचाई और आयतन ज्ञात कीजिए। माना तिर्यक ऊंचाई क्या है, l है, तिर्यक ऊंचाई यही होती है ना, तो लिखोगे माना तिर्यक ऊंचाई, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, ठीक, यहाँ भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो l बराबर हमें निकालना है। तो क्या दिख रहा है तुम्हें, किसी भी त्रिभुज में कुछ नाम रख दो इसका, a b c और यहाँ पे o रख दो। तो कोई त्रिभुज ले लो, AOC में, त्रिभुज AOC में क्या लिखें, AC स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, है ना, ये कर्ण है, लंब है, ये आधार है ना, तो यही लिखेंगे OC स्क्वायर, तो कर्ण आ जाएगा, L मिल जाएगा हमें। तो AO कितना है 12 का स्क्वायर, OC कितना है 3.5 का स्क्वायर। अब 35 का स्क्वायर कितना आता है, जल्दी से बताओ, 12 हम 144 हो गया, और 35 गुणे 35 कितना हुआ, AC स्क्वायर बराबर 1225, तो ये हो गया 1225, और 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दो इसको, तो 156 हो जाएगा, 12 जुड़ जाएगा, दशमलव रह जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये क्या आया, AC स्क्वायर आया है, तुम्हें तो AC निकालना है ना, तो AC बराबर क्या करोगे, रूट निकालोगे। AC बराबर इस पूरे का रूट निकालना पड़ेगा, 156.25। अब रूट निकालने के लिए क्या करोगे,
भाग विधि से, तो 156.25 इधर का जोड़ा इधर से बनाते हैं, इधर का जोड़ा इधर से, है ना, पता है ना। 10 पूरी संख्या जो होती है उसका जोड़ा दाहिने से शुरू करते हैं बाएं तरफ आते हैं, और जो दशमलव वाली होती है उसमें बाएं से शुरू करके दाहिनी तरफ जाते हैं। तो अब चलो इसको भाग करो, 1 एकम 1, 1 यहाँ जुड़ गया, 2 आया, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं 0, फिर ये पूरा उतरेगा 56, 56, ठीक है, 56 हो गया, 56 लाना है। तो अगर यहाँ तुम 23 लोगे 3 बार ले जाना पड़ेगा, तो 22 ले, है ना, वर्गमूल निकालना तो आना ही चाहिए। 22 दूना 44, और ये 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 4 हो गया 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 44। हाँ, इसको घटा लेते हैं, तो कितना बचा 12, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 4 गया 1। अब क्या उतरेगा, दशमलव लगाया तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, और 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 245 पंजे करोगे तो आ जाएगा 1225, ठीक है। तो ये कट गया और आंसर आया 12.5। तो यहाँ पे हो गया 12.5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई आ गई, पहला आंसर मिल गया। यहाँ लिख देंगे, अतः तिर्यक ऊंचाई बराबर 12.5 सेंटीमीटर, आंसर। अब आयतन पूछ रहा है, तो चलो शंकु के आयतन का फॉर्मूला बताओ। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलो, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, आयतन लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो 1/3 यहाँ रखो, और पाई का मान रख दो 22/7, r स्क्वायर मतलब 3.5 गुणे 3.5, 3.5 का स्क्वायर, चलो एक बार लिख ही देते हैं, और गुणे h कितना है 12, तो ये हो गया 1/3, 22/7, 3.5 गुणे 3.5 गुणे 12। अब देखो 7 से ये कट जा रहा है, 7 पंजे 35, 0.5 हो गया, और 3 से 12 कट गया, है ना, 3 चौक 12, तो क्या क्या बचा 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 4, गुणा कर डालो, देखो यहाँ से करो, 5 चौक 20, तो 2 बनेगा ये, है ना। तो 22 गुणे ये दोनों गुणा होंगे तो 2 बनेगा, तो 22 गुणे 2 गुणे 3.5 मतलब 44 गुणे 3.5 का आंसर बताओ। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना ये, तो ये आंसर हो गया। लिखेंगे अतः, सॉरी क्षेत्रफल नहीं है, आयतन है, सेंटीमीटर क्यूब, तो लिखेंगे अतः शंकु का आयतन बराबर 154 घन सेंटीमीटर, आंसर। चलो अब अगला देखते हैं, इसी में चौथे का ग, ठीक है, ग करेंगे अभी। तो चौथे का ग देखो, इसमें दिया है tan a बराबर cot b, तो a प्लस b का मान ज्ञात करना। तो लिखोगे दिया है tan a बराबर cot b, ऐसे दिया हुआ है, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो a प्लस b बराबर क्या आएगा, ठीक। तो लिखेंगे, अब यहाँ से हल करेंगे, लिखेंगे चूंकि tan a बराबर cot b, तो हम cot को क्या लिख सकते हैं tan के रूप में, हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, तो cot ही तो बनेगा, ये यही चीज लिखी हुई है। अब दोनों tan है तो इसका मतलब कोण दोनों का बराबर है, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि a बराबर 90 माइनस b। अब b इधर लाओगे तो a प्लस b बराबर 90, इति सिद्धम, है ना, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड, इट इज सिद्धम। चलो ये भी हो गया। अब घ में क्या है, बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। चलो देखो क्या है, बिंदु के निर्देशांक दिए हैं जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है। तो देखो चित्र बना के समझा देते हैं क्या है। एक वृत्त है जहां पे ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और इस केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, सेंटर का, ठीक है, सेंटर का निर्देशांक दिया हुआ है, जिसके निर्देशांक दिए हैं यहाँ नोट कर देते हैं। तो ये ए बी का निर्देशांक 1,4 है, 1,4, और सेंटर का निर्देशांक है 2,-3 है। ये हो गया 2,-3, ये हो गया, ठीक है। तो और यहाँ का निर्देशांक हमें नहीं पता है, तो ए का निर्देशांक ले लेते हैं x1, y1। तो लिखेंगे यहाँ माना ए का निर्देशांक, माना ए का निर्देशांक, ये सब लिख लेना, बराबर x1
y1, x1 कॉमा y1 ऐसे लिख देना। और जो जो दिया है उसको लिख देना। b का निर्देशांक है ना, ऐसे लिख देना। b बराबर क्या है 1,4 है। और o केंद्र का निर्देशांक, o का निर्देशांक 2,-3 है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि अब देखो ये केंद्र है तो ये मध्य बिंदु है ना ए बी का, ठीक है, सेंटर है तो ए बी का मध्य बिंदु तो होगा। इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, तो मध्य बिंदु नहीं है, ठीक है। तो यही लिखेंगे क्योंकि ओ मतलब 2,-3 ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक, हाँ मध्य बिंदु, इसको हम मान लेते हैं ये क्या है x y है। मध्य बिंदु x, y का निर्देशांक क्या होगा? x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2 मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये वही वाला सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1, क्योंकि m1 और m2 बराबर है ना यहाँ से यहाँ तक, तो वो कट उठ के ये सूत्र बन जाता है। सूत्र वही वाला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि m1 m2 बराबर है तो कैंसिल। तो अब देखो यहाँ पे क्या करें, फॉर्मूला रख दो सीधे। x1 x2 तुम्हें पता है, ये x1 है और ये क्या है x2 है ना, x2 y2। तो ये सब तुम लिख लेना, नोट कर लेना। यहाँ पे b का सब बता देना कौन कौन क्या है, ओके। a का बता ही दिए हो, b का भी बता दिए हो, तो इसको तुमने क्या माना है x2 y2 है ना, ऐसे लिख देना। उसके बाद यहाँ पे अब रखो सारे मान। तो x1 कितना है बोलो? x1 तो x1 ही है, वही तो तुम्हें निकालना है। तो x1 प्लस x2 कितना है? 1 है बटे 2 है ना। जाने तो आवाज नहीं आएगी, मैं तेज बोल रहा हूँ। यहाँ अब यहाँ देखो y की जगह पे रखो, y बराबर y1 प्लस y2। y1 कितना है? यहाँ y1 ही है ना। y2 कितना है? वहां पे 4 है, 4 बटे 2 कर दो, हल कर लो यहाँ दोनों से। तो x कितना है बताओ, x कितना है? अब मान यहाँ रखो, x कितना है? x तो यही है ना, तो ये 2 हो गया। और y कितना है? -3 है, तो यहाँ पे -3 हो गया। तो ये हल कर रहे हैं सब, ठीक। तो ये 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ क्या बचा? x1 प्लस 1 बराबर 2 दूना 4। तो x1 बराबर 4 में से 1 गया 3, तो x1 मिल गया है ना, a का 1 पॉइंट मिल गया, एक निर्देशांक। इस तरह यहाँ पे 3 दूना 6, तो क्या बचा? y1 प्लस 4 बराबर -6। तो y1 बराबर 6 -4 -10 हो जाएगा। तो y1 आ गया -10। फिर लास्ट में लिख देंगे अतः a के निर्देशांक, अतः a के निर्देशांक यानी x1 y1 बराबर 3, -10 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब अगला करते हैं इसी में, पांचवें का पहला। तो 5 का में क्या कहना है? सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल हम लोग 2 बार कर चुके हैं, फिर से आ रहा है वही। तो कैसे करते हैं? विरोधाभास मेथड होता है ना, उससे करते हैं। तो देखो क्या कहेंगे, माना 2 + √3 बताया ना कैसे करते हैं। माना कि तुम इंसान नहीं जानवर हो, तो चलो मान लिया है ना, सिद्ध करो कि तुम इंसान हो। तो कह दिया भैया चलो ठीक है, इंसान नहीं है जानवर है। अगर जानवर है तो ये होगा, फिर गलत सिद्ध हो जाएगा। तो हम कहेंगे हमने जो माना था वो गलत माना था। वही चीज़ यहाँ भी कहेंगे। माना 2 + √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय है तो फिर क्या होना चाहिए? परिमेय है तो ये बटे के रूप में होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि 2 + √3 बराबर a बटे b होना चाहिए, जहां a बटे b नहीं, a बटे b क्या है? a और b सह अभाज्य हैं, ऐसे लिख देंगे। जहां a और b सह अभाज्य हैं, ये लिख देना चाहिए, सह अभाज्य हैं। मतलब कि इसमें सरलतम रूप में लिखें, काट कर लिखे गए हैं, कोई गुणनखंड समान नहीं है 1 के अलावा, ऐसा लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? अगर ये a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, मतलब a बटे b क्या है? परिमेय है, ठीक।
तो फिर लिखेंगे पुनर्व्यवस्थित करने पर, यहाँ लिखेंगे पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या, √3 बराबर a/b -2 आएगा 2 उधर भेज दिया। अब तुमने अभी कहा है कि a/b क्या है, परिमेय है, पहले ही बोले हुए हो कि a/b क्या है, परिमेय है, और 2 तो परिमेय होती ही है, और परिमेय में से परिमेय घटेगा तो परिमेय ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, और √3 अपरिमेय होता है। तो यही बात हम लिखेंगे, चूंकि a/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माना गया है कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इसको लिख दो समीकरण 1 में, माना गया है कहाँ से, समीकरण 1 से, तथा 2 एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय है, परिमेय है ना, क्यों, कैसे परिमेय है, ज्ञात है, पहले से ज्ञात है। तो भाई अब क्या, तो परिमेय प्लस परिमेय, यहाँ पे क्या आ रहा है, परिमेय कहाँ गया, परिमेय माइनस परिमेय, परिमेय आना चाहिए। अतः a/b -2 बराबर परिमेय होना चाहिए, है ना, परिमेय संख्या। परंतु ये किसके बराबर है, अपरिमेय के, जो कि असंभव है। परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे हो सकती है, a/b -2 परिमेय संख्या होगी, तथा यहां पे लिखेंगे परंतु √3 एक अपरिमेय है, ये भी ज्ञात है, अपरिमेय संख्या है, ये भी ज्ञात है। इसलिए इसको हम दे दें अगर समीकरण नंबर 2, इसलिए संबंध या समीकरण जो भी बोलो, संबंध बोलो या समीकरण बोलो, संबंध 2 संभव नहीं है, संभव नहीं है, है ना। जब संभव नहीं है इसका मतलब कि जो भी हमने माना वो सब कुछ संभव नहीं है। अतः हमारी सभी मान्यताएं गलत सिद्ध हुई है, तो हमारी सभी मान्यताएं गलत सिद्ध होती हैं। या इसको हम कह सकते हैं संबंध 1 संभव नहीं है, या कहते हैं संबंध 2 पूर्व मानी गई बात का विरोधाभास है, परंतु संबंध 2 विरोधाभास है, सीधे ताकि भाषा सही रहे, विरोधाभास है। अतः हमारी सभी मान्यताएं विरोधाभास हैं, है ना, सभी मान्यताएं विरोधाभास हैं। यानी हमने एक शुरुआत में जो माना था वो भी विरोधाभास है। शुरुआत में क्या माना था कि ये 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2 + √3 भी विरोधाभास है। 2 + √3 नहीं, पहले लिख तो दे, 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, ये भी विरोधाभास है, एक परिमेय संख्या है, ये भी विरोधाभास है। तो फिर क्या है फिर, इसलिए 2 + √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, ठीक है, ये लिखोगे इति सिद्धम लास्ट में, ठीक। चलो, तो यहां हम कैसे हल करेंगे, 5 का ये क्वेश्चन दिया है, लिख देंगे, ठीक है, ऐसे, और फिर हल करेंगे। हल करने में हम क्या लिखेंगे, चूंकि cos थीटा बराबर 4/5, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपो, ठीक है, लिख दिया। तो तुम्हें अब चाहिए क्या, साइन, ये सब तो लंब भी आएगा इसमें, है ना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो पहले हम क्या करें, लंब निकाल लें, देख लेंगे कि यहाँ से हमको आधार कितना मिल रहा है, आधार बराबर मिल रहा है
आधार बराबर मिल रहा है 4x, है ना, और कर्ण कितना मिल रहा है 5x। ये अनुपात होता है, इसको डायरेक्ट 4 5 नहीं मानना है, 4x और 5x। तो यहाँ लिख देंगे अब सीधा, यहाँ लिख देना पाइथागोरस प्रमेय, ये लिख देना, ठीक। तो अब मान रखो कर्ण कितना है 5x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, तो कितना हुआ ये 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 16 गया 9x स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर कितना आ गया 9x स्क्वायर। तो लंब कितना आएगा, इसका रूट निकालेंगे, रूट 9x स्क्वायर का, तो 9 का 3 हो जाएगा और x स्क्वायर का x हो जाएगा, तो लंब मिल गया, ठीक है। तो अब हमें जो चाहिए वो निकालते हैं, आगे करेंगे। अतः क्या लिख देंगे, अतः ये जो मान है जो निकालना है हमें, पहले साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा कितना हुआ, जो है वो निकाल लो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण कितना आएगा, चलो लंब कितना आया है 3x और कर्ण कितना है 5x, x कट गया तो 3/5 आया। और क्या चाहिए, tan और cot भी चाहिए, तो tan सवाल में cot ही है ना, cos तो नहीं है, cos है, यहाँ पे देख लो, चाहे cos है, यहाँ प्लस है ना। तो cos थीटा तो मालूम ही है पहले से, खाली हमें क्या चाहिए tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा चाहिए, है ना। तो स्क्वायर कर देना, tan थीटा कितना आएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार करो, 3x लंब कितना है 3, लंब कितना है 3x, आधार कितना है 4x, यहाँ पे 4x हो गया, x कट गया 3/4 आ गया, तो सब मिल गया जो निकालना है हमें, है ना। अब यहाँ से लिखेंगे अतः ये मान जो हमें निकालना है उसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान चाहिए तो रख दो। साइन थीटा का मान बोलो कितना है, साइन थीटा निकाले हो ना ये, और ये है tan स्क्वायर थीटा, इन सबको रख दो। 3/5 ये गुणा है, कॉस थीटा कितना है 4/5, 4/5 हो गया, प्लस tan स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ तो कितना हो गया, 4 तिहाई 12, 5 पंजे 25 प्लस 9/16, ठीक है। अब इसका तुम एलसीएम लोगे 25 और 16 का, तो देखो कितना आएगा, 25 और 16 का एलसीएम लोगे तो पता करो कितना आया, 25 और 16 का एलसीएम यहाँ निकालो, 400 आएगा, क्या लग रहा है 25 और 16, देखो 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 16, फिर यहाँ पे 16, 2 अट्ठे 16, 4 और 1 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो ये आ रहा है 2 दूनी 4 दूनी 16, दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 पंजे 25, कितना आ रहा है, वही गुणा ही आएगा, कितना आ रहा है, अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और पंजे 80, 80 पंजे 40, है ना 40, 400 आ रहा है, तो यहाँ हो गया 400। अब 25 से इसको भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार में 100 आता है, और 4 16 आएगा, 16 बराहम करो 16 आएगा, और 16 को 12 से गुणा करो, कितना आया 16 धाम 160, 32 192, और फिर 16 से 400 करोगे तो 12 कितना आएगा 25 आएगा, 25 से किए 16 आया, 16 से करोगे 25 आएगा, तो 25 नवा कितना होगा, जल्दी बोलो 25 नवा 225, तो 25 नवा 225 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आ गया, 5 2 7, 9 2 11 का 1, 417, सही जोड़ना, 417/400, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं इसमें। तो 5वें के गांव में देखो कह रहा है ये 3 बिंदु दिए गए हैं, सिद्ध करना है कि दिया है कि ये संरेख है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/a - 1/b = 1।
ये संरेख है, तो पहले बता चुके हैं 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि 3 बिंदुओं से त्रिभुज बन जाता है ना। अगर वो एक लाइन में ना रहे 3 बिंदु अगर एक लाइन में हैं तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं मिलाने पर, और जरा भी अगर इधर इधर हुए तो त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो इसी को कहा जाता है कि तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बनेगा ही नहीं त्रिभुज, यही कंडीशन लगानी है। ठीक, तो लिखते हैं दिए गए बिंदु संरेख होंगे यदि, लिखेंगे दिए गए बिंदु ए बी सी संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, यहाँ लिख देना संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2। अब देखो यहाँ पे मानो ये कौन है, x1 है, ये x2, x1 y1, ये हो गया y1, ये x2 y2, और ये x3 y3। ठीक है, अब यहाँ रखते जाओ। सब फॉर्मूले में क्या है, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद बराबर 0। ठीक, 1/2 उधर जाएगा 0 क्योंकि पूरे के साथ गुणा है, सिर्फ ब्रैकेट वाले बचे। x1 बोलो कौन है, a, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 दैट मीन्स b माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा। b माइनस ये वाला लगाओगे वो भी माइनस है, तो प्लस, तो 1 हो गया, प्लस x2 कौन है, 0 ब्रैकेट में y3, हाँ ये पूरा 0 हो जाएगा ऑलरेडी। y3 कितना है, माइनस, अब इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखा ही ना जाए तो भी चलेगा, 0 आ जाएगा। चलो y3 लिख देते हैं, इसको छोड़ते हैं, नहीं लिखते हैं ना, y3 माइनस y1, जब 0 आना ही तो क्यों ध्यान दिया जाए उसको, प्लस x3 देखो कितनी है, 1 है, तो y1 बताओ, 0 है, माइनस y2 कितना है, b है। ठीक है, सब कुछ सही रखा, बराबर 0। अब हल करो यहाँ पे, तो बड़े ब्रैकेट में आया a इंटू बी प्लस 1, और ये तो 0 हो गया, तो प्लस ये बचा, 1 को 0 से गुणा होगा 0 आएगा, और माइनस b से गुणा होगा तो माइनस b आएगा, है ना, बराबर 0। तो ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, बचेगा क्या, a ब्रैकेट में b प्लस 1 और ये दोनों माइनस बराबर 0। अब इसको गुणा कर लो, ए बी प्लस ए माइनस बी बराबर 0। अब ए बी से भाग देना है क्योंकि हमें 1 लाना है, तो ए बी से भाग दो, पूरे में 1 आ जाएगा, तो ए बी से लिखेंगे ए बी से भाग देने पर। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ना, तो ए बी से भाग देने पर, तो भाग दे दो दोनों तरफ, यहाँ पे लिख दो, ए बी को ए बी से भाग दोगे 1 आएगा, प्लस ए को ए बी से भाग दोगे देखो क्या आएगा, a/ab लिखोगे तो a कट गया, यहाँ लिखते हैं पूरा, तब ए बी को भी ए बी से भाग दिया है, इसको भी ए बी से भाग दिया, और b को भी, तो माइनस है ना यहाँ, तो माइनस b/ab, और 0 को भी ए बी से भाग दिया, दोनों तरफ देना पड़ेगा, ये देखो कट गया, 1 आ गया, और प्लस यहाँ पे a और a कट गया तो 1/b आया, और यहाँ पे b और b कट गया तो माइनस 1/a आया, और यहाँ पे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यही चीज आ रही है ना, a उधर जाएगा तो 1/a, माइनस था प्लस बना, ये प्लस है तो उधर आकर माइनस बन गया, इधर क्या बचा, 1 बचा, तो वही चीज आ गई, 1 माइनस 1/a माइनस 1/b, 1/a माइनस 1/b बराबर 1। इसी बात को सीधा लिख लो, 1/a माइनस 1/b बराबर 1, तो ये हो गया सिद्धम, है ना, इति सिद्धम। चलो आगे करते हैं इसी का। तो अब देखो यहाँ पे 5वें के घ में ये आंकड़ा दिया है, इसका हमें माध्य निकालना है। माध्य क्यों निकालना है, क्योंकि हमें ये जो लुप्त बारंबारता है इसको बताना है। ठीक है, और माध्य इसमें f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है, तो माध्य दिया हुआ है, माध्य यहाँ पर पता है,
माध्य बराबर 25 ऐसा दिया हुआ है। तो चलो अब करते हैं, क्या करें, xi निकालें। xi कैसे निकलता है, यहाँ लिखा हुआ है वर्ग चिन्ह xi बराबर क्या करना, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो 10 + 0 बटे 2 कितना आएगा, 5। और 20 10 30 बटे 2 कितना आएगा, 15। और 30 20 50 बटे 2 25। 40 30 70 बटे 2 35। इसके सामने लिखो, ये आएगा 35। और ये 50 40 90 बटे 2 45। ठीक है, बन गया xi। अब यहाँ करना है fi xi, मतलब fi गुणे xi। 6 गुणे 5 कितना आया, 30। और f गुणे 15 15f। और 6 गुणे 25 150 आया। तो 150 और 350 और 225। 5 25 सही बताया ना तुम लोगों को, 5 चौक 20 2 22 225। अब यहाँ सिग्मा मतलब सबको जोड़ डालो। तो 3 2 5 500 हुआ। और 500 के बाद देखो ये 50 50 600 है ना, 3 2 500 50 50 6, जैसे भी जोड़ना है जोड़ डालो। चलो जोड़ो, यहाँ से जोड़ो। ये कितना हुआ, 0 0 0 5 कितना आया, 5 आया। 0 0 0 + 5 कितना आया, 5 आया। 770। इसको मत जोड़ना, इसको मत जोड़ना। और ये 3 + 5 5 5 10 10 और 5 15 15 का 5 हाथ से लेके यहाँ पे आया है ना। यहाँ नहीं करना है, 1 2 3 2 5 5 2 7 755 आया। अब ये अलग से जुड़ेगा है ना, +15f, क्योंकि ये तो है ना सजाती पद है ना भाई। संख्या में कोई x कैसे जोड़ोगे, तो वैसे लिख दिया है ना, सजाती पद तो है नहीं, तो ये ऐसे जुड़ के आएगा। ठीक, तो ये मिल गया सिग्मा fi xi। अब माध्य बराबर क्या होता है, बोलो माध्य का सूत्र। यहाँ सिग्मा fi भी चाहिए ना हमको, सबको जोड़ो, कितना आया, 10 5 15 15 6 21 21 6 27 + f। तो इसको भी अलग लिखेंगे, 27 + f। अब यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। कहाँ से l + x करने लगे, वो तो जब di से निकालेंगे तब होगा ना, di से निकाल, अभी तो बस x इससे निकाल रहे हैं। तो बस अब मान रख दो सारे इसके। fi xi 755 + 15 755 + 15f। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं क्योंकि समीकरण बन रहा है ना, यहाँ से लिखते हैं। माध्य दिया हुआ है 25 बराबर सिग्मा fi xi 755 + 15f बटे सिग्मा fi 27 + f। तो ये हो गया 27 + f। अब ये सब इधर गुणा होगा और ये उधर रहेगा, तो क्या बना, 25 गुणे 27 + f बराबर 755 + 15f। अब इसको गुणा करो, 25 और 27 सही गुणा करना, 675 + 25f बराबर 755 + 15f। अब f को f की तरफ करो, संख्या को संख्या को करो। 25 में से 15 गया, 10f। 755 में से 675 घटाओ, 5 5 0 7 5 15 7 8 और यहाँ 6 में से 6 गया 0, 80 आएगा। 5 5 0, ठीक है ना, 80। और ये हो गया, तो f बराबर 80 को भाग दे देंगे 8। हाँ, तो f बराबर 80 बटे 10 आएगा, तो f बराबर आ गया 8। यही आंसर है ना। अतः लुप्त बारंबारता f बराबर 8, ऐसे आंसर आ जाएगा। चलो अगला करते हैं। हाँ, तो देखो छठवें के काम में क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। तो एक बेलन बनाना है, लंब वृत्तीय बेलन का आधार भी अर्धवृत्ताकार है
अर्ध शिखर दोनों अर्धगोलाकार है, ये भी अर्धगोला है यहाँ पे भी, और ऊपर भी अर्धगोला लगा हुआ है, ऊपर में भी अर्धगोला है, ऐसे यहाँ पे भी अर्धगोला है, यहाँ पे भी अर्धगोला है, ठीक है, ऐसे है। और क्या कह रहा है, बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर। तो कुछ नाम रख दे यहाँ पे, या रहने दो व्यास यहाँ पे। और ऊंचाई दिया हुआ है केवल बेलन की, फिर दिया है ठोस के आधार से अर्धगोलाकार बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। मतलब ये यहाँ से 14 सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर, और कुल ऊंचाई h, मान लो पूरा ऊंचाई कैपिटल H मान रहे हैं। कैपिटल H कहाँ से कहाँ तक, पूरी ऊंचाई ये यहाँ तक, ये ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है। अब तुम्हें ज्ञात करना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब पूरे ठोस का पृष्ठ। तो क्या होगा, बेलन का पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठ। तो यही करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। और फिर गोले की त्रिज्या भी वही होगी, है ना, गोले की त्रिज्या वो भी कितनी है 7 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हैं। फिर लिखेंगे संपूर्ण ठोस की ऊंचाई, संपूर्ण ठोस की ऊंचाई कैपिटल H बराबर 30 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। अब करेंगे सबका अलग अलग निकालेंगे। बेलन का पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ, पृष्ठ कहाँ भी, बेलन की ऊंचाई तो हमें पता नहीं है ना, तो बेलन की ऊंचाई निकालते हैं यहाँ से। बेलन की ऊंचाई स्मॉल h मान लिया, बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, ये मान लिया स्मॉल h है। तो कैसे निकलेगी, इस पूरे h में से अगर यहाँ ये त्रिज्या और ये त्रिज्या घटा दे तो आ जाएगी। दोनों त्रिज्या बराबर हैं, ये भी तो कितनी है 7 ही तो है, 7 सेंटीमीटर। और इधर त्रिज्या है, इधर त्रिज्या है ना, तो इधर भी तो त्रिज्या है, ये सब त्रिज्याएं ही है। तो हाँ, तो हमें h निकालना है, तो h बराबर क्या आएगा, h माइनस r प्लस r, यानी 2r, r प्लस r, 2r है ना, h में से 2r घटा दें। h कितना है 30 है, उसमें से 2r अभी ऐसे रहने देते हैं, 2r मतलब 7 7 14, चलो घटा लो कितना हो गया, 2r मतलब 7 14, 30 में से 14 गया 16 आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो h बराबर 16 सेंटीमीटर आ गया ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन का पृष्ठ भी पता चल जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h, 2 पाई r h। तो यहाँ रख दो, अभी रहने देते हैं क्योंकि जोड़ना है ना, तो 2 पाई वगैरह कॉमन आएगा, तो ये रहने देते हैं। और अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर क्या 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है अर्धगोले का। लेकिन यहाँ तो 2 अर्धगोले हैं ना, तो 2 अर्धगोले का क्या हो जाएगा, पूरा गोला हो जाएगा। 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 गुणे 2 पाई r स्क्वायर, तो मतलब 4 पाई r स्क्वायर हो गया। वैल्यू रख दो यहाँ पे, अभी मत रखो क्योंकि हमें जोड़ना है ना, तब करेंगे कॉमन वगैरह। ये हो गया। अब क्या करें, संपूर्ण पृष्ठ का वक्र पृष्ठ क्या होगा, दोनों का योगफल होगा। तो यहाँ लिख देंगे संपूर्ण ठोस, संपूर्ण ठोस का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन प्लस गोला, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ। तो रखो अब यहाँ पे, तो बेलन कितना है देखो यहाँ निकाले 2 पाई r h,
2 पाई आर एच, ये है ना 2 पाई आर एच प्लस गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन ले लो यहाँ पे जो मिल रहा है 2 पाई आर कॉमन मिल रहा है, 2 पाई आर कॉमन लोगे 2 पाई कटा आर भी कटा तो क्या बचा एच बचा, प्लस 4 में से 2 कटा पाई कटा और आर बचा। तो ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे सारे मान रख दो तो देखो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 22/7 और आर कितना है 7 है और h कितना है, स्मॉल h कितना निकाले हो, स्मॉल h 16, तो यहाँ पे रख दिया 16 प्लस 2r मतलब 7 दूनी 14 हुआ ना, यहाँ पे 7 दूनी 14 यानी 7 गुणे 2 गुणे 7 तो 2 गुणे 7 हो गया। अब हल कर लो इसको तो यहाँ 7 से 7 कट गया, यहाँ बाहर क्या आया देखो, गुणा जो हो रहा है उसको गुणा तुम्हें करना है तो ये 44 आया और अंदर 16 14 16 4 20 और 10 30 आया। अब ये तो गुणा आसान है, हो जाएगा 3 चौक 12 3 चौक 12 और 1 13 और 0 लग गया 1320 वर्ग सेंटीमीटर सही आया है ये, है ना, ये आंसर हो गया। तो लिख लेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1320 सेंटीमीटर। देखो 6 के गा में क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो लिखते हैं जो दिया गया है। तो माना संख्या 2 अंकों की संख्या को हम कैसे मानते हैं, लिखेंगे माना संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखोगे बोलो, 10x प्लस y, है ना, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे 25 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखते हो, 10 गुणे 2 लिखोगे कि नहीं है, दहाई के अंक पे है तो 10 गुणे 2 प्लस इकाई के अंक पे है तो 1 गुणे 5। तो वैसे ये दहाई के अंक पर है ना, हमने माना 2 अंकों की संख्या x y है, तो x y मतलब x को 10 से गुणा करके और y को 1 से गुणा करके, क्योंकि दहाई और इकाई के अंक पे है ना, तो वो स्थानीय मान है उनके। तो 10x प्लस y इस रूप में संख्या होनी चाहिए। अब जो कह रहा है वो करते हैं, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या है जो कि ये है ना, ये है ना 2 अंकों की संख्या, इसके अंकों का योग क्या है, x, अंक कौन है x और y है, तो x प्लस y बराबर कितना दे रहा है 9 है, तो ये समीकरण 1 बन गया, है ना, ठीक है। अब पुनः कह रहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, तो लिखेंगे अंकों को परस्पर बदलने पर, अंकों को परस्पर बदलने पर तो बदलो, ये भी प्रश्न में बोला है, y को x की जगह और x को y की जगह कर दो। प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगी, पहले x y थी, अब क्या हो जाएगी y x हो जाएगी, तो y x हो जाएगी, तो y को 10y बोलेंगे और x को 1x बोलेंगे, है ना, जो दहाई के अंक पे वो 10 से गुणा हो जाएगी, तो नई संख्या ये मिल गई। अब प्रश्न में जो कह रहा है वो करेंगे, परस्पर बदलने से जो प्राप्त नई संख्या है, तुमसे क्या कहा है, जिसका नाम पहले ले उसको पहले लिख लो, जब समीकरण बनाने जाओ तो पहले किसका नाम ले रहा है, नई संख्या का। कह रहा है प्राप्त नई संख्या, तो यहां लिख लो, अब यहां लिखोगे प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो करो। क्या बोला है, नई संख्या, दैट मीन्स 10y प्लस x बराबर हो जाती है पुरानी संख्या से, परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या जो पहले संख्या थी उससे, तो उसको कहाँ लिखें, यहाँ पे लिखें, 10x प्लस y से कितनी अधिक हो जाती है, 27 अधिक हो जाती है, तो प्लस 27। समझ में आया, जो प्रश्न में बोला है ना, जिसकी तुलना कर रहा है, जिसका नाम पहले ले रहा है उसको पहले लिख लो बराबर के इधर, उसके बाद जो कहे वो तुलना कर दो। तो प्राप्त नई संख्या पहले वाली संख्या से 27 अधिक के बराबर है, तो बराबर है अधिक के, लिख दिया। अब x को x के साथ, y को y के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10y के साथ 1y घटाओगे तो 9y आएगा,
और 10x के साथ एक x घटेगा तो -9x आएगा, इधर आएगा ना घटने। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है -10 बनेगा, छोटा है तो ये सब तो फिर हाई स्कूल में आप समझ ही रहे हो। और यहाँ पे 27 बचा, ठीक है, इतना बचा 27 बचा ना। अब इसमें देखो 9 9 27 है तो छोटा हो सकता है, कट जाएगा, तो ये हो गया y माइनस एक्स बराबर 3, 9 3 27, कट गया सब। तो y एक समीकरण मिल गया हमको यहाँ पे, और y माइनस, हाँ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से हल करो, खत्म। तुम्हारा नंबर मिल गया तुम्हें, कितने नंबर, 4 नंबर, कितने आसानी से, है ना। तो बस बनाना है एक बार इक्वेशन। तो अब चलो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे, हाँ, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो लिख लेंगे, यही बात यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, x प्लस वाई, यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 9, इसमें जोड़ दो इसको, y माइनस एक्स बराबर 3। अब जोड़ दो डायरेक्ट, तो कौन कट रहा है, -x प्लस x, और y जुड़ के 2y, और 9 3 12, ठीक है। तो y बराबर 6 आ गया, है ना, 2 जाकर उधर भाग देगा, y बराबर 6। x निकालना है, कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो क्या बनेगा, x प्लस वाई मतलब 6 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3, तो x बराबर 3 आ गया। अतः संख्या बतानी है हम लोगों को, अंक, ये तो तुमने अंक बताए हैं ना, x y तो अंक है ना, तो संख्या क्या हुई, अतः संख्या, तो सीधे, हाँ, यहाँ रख दो सीधे, x की जगह 3 और y की जगह 6 36, चाहे तो यहाँ पे रखो, है ना, यहाँ पे रखो। संख्या बराबर 10x प्लस वाई मतलब 10 गुणे 3 प्लस y मतलब 6, तो 10 तिहाई 30 प्लस 6 बराबर 36, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलो तो एक देखो, ये घ में क्या कह रहा है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, तो पेड़ पहले बना दो, ये पेड़ बना दिया, पेड़ कितना है 80 मीटर, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर, ये पेड़ हो गया, 80 मीटर पेड़ पर बैठी है ऊंचे पे, चिड़िया यहाँ बैठी हुई है, यहाँ कहीं चिड़िया नहीं बनानी है, चिड़िया को एक बिंदु के रूप में देखना है, ठीक। चिड़िया बनाने बैठ जाओगे तो चिड़िया ही बनाते रह जाओगे, सवाल नहीं होगा, एक बिंदु मान लो। तो 80 मीटर हो गया। अब क्या रहा है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, यानी कहीं से हमें चिड़िया को देखना है ऐसे, तो उन्नयन कोण बनता है। तो मान लो तुम यहाँ से कहीं से देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से कहीं से देख रहे हो, अब चिड़िया को तुम देखोगे तो यहाँ ये क्या है, जमीन है, पृथ्वी तल है, तो ये जमीन है, यहाँ पे भूमि है, और यहाँ से तुम इसको देख रहे हो चिड़िया को, ठीक है, यहाँ पे। तो देखने पर उन्नयन कोण कितना बनता है, बता रहा है 45 डिग्री बनता है, तो यहाँ बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब क्या कह रहा है, ये जो चिड़िया है ये 36 दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई उतनी रहती है। अब इसी ऊंचाई पर ही उड़ के थोड़ा आगे बढ़ जाती है, उड़ के थोड़ा आगे पहुंच जाती है, ठीक है, तो उड़ के यहाँ से आगे जाती है इसी ऊंचाई पे, ये नहीं कि ऐसे उड़ के चली जाएगी। अब तुम ऐसे उड़ा दिए तो तुम्हारा चित्र भी उड़ जाएगा, ठीक है। तो सवाल पढ़ लो कैसे उड़ी है, तो चित्र में उड़ी है, इसी तरफ उड़ी है सीधे, तो उड़ के थोड़ा आगे पहुंच गई, मान लो यहाँ पहुंच गई, ठीक, यहाँ पहुंच गई है, ठीक है। जब वहां पहुंच जाती है तब तुम उसको देखोगे तो कोण कम हो जाएगा कि ज्यादा, कम हो जाएगा। तो यहीं से एक कोण हम बनाएंगे, तो 1 मिनट थोड़ा आगे से, जब 36 दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान होती है, और 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। मतलब यहां से कितना, 2 सेकंड लगता है यहां तक पहुंचने में, और उतने में इसी पॉइंट से जब देखोगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से अब की बार जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक, यहाँ चिड़िया पहुंची है, तो ये एंगल बना है 30 डिग्री, ये वाला, ये 30 डिग्री। 1 मिनट, इसको 45 को ऊपर करें, यहाँ इसको करें, तो ये है 30 डिग्री, और ये पूरा एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। अब चलो 2 त्रिभुज तुम्हें दिख रहे हैं, जमीन तो यहीं रहेगी ना भाई, जमीन
तो यही रहेगी, तो यहाँ से एक त्रिभुज और बन गया, है ना। और ये वाली जितनी ऊंचाई उतनी ये भी रहेगी क्योंकि उसी हाइट पे उड़ रही है, तो ये भी 80 मीटर है। तो ये बन गया फिगर, ठीक है, ये फिगर बना। अब एक बार इस त्रिभुज में करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगा है, नाम रखो पहले, ए, यहाँ रखो बी, यहाँ सी, यहाँ पे रख दो, मान लो यहाँ डी रख दो, यहाँ पे ई रख दो, ठीक है। तो एक बार इस त्रिभुज को यूज करेंगे, एक बार उस त्रिभुज को यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का समय मालूम है। लिखेंगे ई बी दूरी तय करने में समय, ठीक है, सब लोग सब कुछ लिख देंगे। पेड़ की ऊंचाई ई डी, क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ई डी है ना, ई डी, और बी सी भी है, बराबर बी सी कितनी है, 80 मीटर है, ऐसे लिख दिया करेंगे। और उन्नयन कोण जो जो दिए हुए हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं सीधे त्रिभुज ए ई डी में। त्रिभुज ए, अब समय लिख दो यार, ई बी, यहाँ ये भी लिखो, ई बी दूरी तय करने में समय 2 मिनट, यहीं से ना, यहाँ पे थी तो यहाँ से दूरी तय की है, 2 सेकेंड लगा है। तो ई बी दूरी तय करने में 2 सेकंड, समय बराबर 2 सेकेंड, ठीक है, लिख दिया। अब त्रिभुज ए ई डी में चलते हैं। पहले त्रिभुज ए ई डी में क्या लिखें, लंब बटे आधार, डी बटे ए, डी बटे ए ई बराबर, ये क्या हो गया, लंब बटे आधार हुआ, है ना। यहाँ से लिखते हैं यार, ये हुआ लंब बटे आधार, और वो होता है tan थीटा। अब d कितना है तुम्हें मालूम है, 80 बटे ए तो नहीं मालूम है ना, ए बराबर tan थीटा, थीटा मालूम है ना इस त्रिभुज के लिए, कितना है, 45, तो tan 45 डिग्री, 45 का मान 1 होता है, tan 45 यहाँ गुणा होगा तो 1 ही आएगा। 80 बटे ए ई, 80 बटे ए बराबर 1, तो ए गुणा 1, ए बराबर 80, मतलब ये भी 80 आया। यहाँ आ रहा है कि नहीं अभी, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ए बराबर 80 डिग्री नहीं, 80 मीटर, ठीक है, ए मिल गया 80 मीटर। करने क्या जा रहे हैं, ए मिल गया ना, अब ए बी निकाल लेंगे, ए बी में से ए घटा देंगे तो ई बी मिल जाएगा। वो किस लिए, ताकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, यहाँ से यहाँ तक का समय पता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग आ जाएगा। चिड़िया का वेग पूछा है, ठीक है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। हाँ, तो अब ए मिल गया, अब ई बी निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में, तो फिर से वही बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी बराबर लंब बटे आधार बराबर फिर से tan थीटा, और यहाँ का थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो बी सी की वैल्यू 80 है, ए बी कितनी है वो तुम्हें चाहिए, और tan 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री, tan 30 की डिग्री तुम्हें चाहिए, तो लेकिन tan 30 की मान बता दो तब तो लोगे। tan 30 की वैल्यू बताओ, 1/√3, तो ये आ गया 80 बटे ए बी, है ना, ए बी बराबर tan 30 मतलब 1/√3, ठीक। अब ए बी इधर गुणा होगा, ए बी √3 इधर गुणा होगा, 80√3, तो यहाँ लिख दे रहे हैं ए बी बराबर 80√3, क्योंकि यहाँ गुणा हुआ ए बी आया। अब √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732, यहाँ लिखे नीचे, तो 80 गुणे 1.732, ओके, आंसर निकाल लो। अभी ना निकालें क्या, क्योंकि यहाँ पे अभी घटाना भी तो है, लास्ट में रखेंगे, ठीक है, अभी यहाँ रहने दो, लास्ट में जहाँ ज़रूरत है वहाँ लिखेंगे, नहीं तो घटाने में प्रॉब्लम करेगा। चलो अब यहाँ चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, ई बी, यहाँ लिखेंगे दूरी ई बी बराबर, दूरी ई बी बराबर ए बी माइनस ए, ए बी माइनस ए,
तो ए बी तुमने निकाला है 80√3 और ए निकाला है 80 कॉमन लो, √3 - 1 तो ये हो गया 80 और √3 मतलब हो गया, अब यहाँ रख दो 1.732 -1 तो 1 यही आएगा पॉइंट वाली वैल्यू। 80 गुणे 0.732 है ना, एक में से एक घट गया, कितना बचा 0.732 आया। अब गुणा करो इसको, 80 गुणे 0.732 कितना आ रहा है? हाँ गलत नहीं आना चाहिए, 58.56 58.56 मीटर आ गई। चलो ये दूरी भी मिल गई। तो अब इस दूरी का करें क्या? दूरी बराबर समय हमें क्या निकालना है? चाल निकालना है। तो हाँ चिड़िया की चाल बराबर EB दूरी है ना, EB दूरी बटे समय। तो कितना आ गया दूरी? 58.56 और समय लगा है 2 सेकेंड। अब भाग दे दो, कट तो रहा है 29 हाँ सही बताना भाई, 29.28 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गई चिड़िया की चाल। हाँ आंसर, चिड़िया की ऊंचाई निकाल दी है क्या तुम? चिड़िया की चाल आई है, ठीक है 29.28 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक के काम में क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। पूरी दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो प्रारंभिक औसत चाल निकालनी है। तो लिख देंगे माना प्रारंभिक औसत चाल क्या है? v है। माना प्रारंभिक औसत चाल, यहाँ लिख देंगे माना प्रारंभिक औसत चाल, पूरी भाषा लिख लेना, बराबर v है। v मान लिया। अब दूरी कितनी है? 63 किलोमीटर। लिख देंगे दूरी बराबर 63 किलोमीटर है ना, ऐसे लिख लो। और फिर क्या दिया है? समय। समय तो नहीं पता दूरी कितनी, इस दूरी के करने में कितना समय लगा, टोटल समय बताया है। तो समय बराबर t1 मान लेंगे, समय बराबर t1। ठीक है। अब पुनः दूरी बराबर तो दूरी बराबर दिया हुआ है, देखो कितना, अगली दूरी पहले 63 किलोमीटर की जो दूरी है उसको v चाल से चलता है, समय मान लिया t1 है। फिर से 72 किलोमीटर की दूरी और है, उसे कैसे चलता है वो लिखना है। तो 72 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, अगली दूरी है 72 किलोमीटर। इस दूरी को वो कितने समय में तय करती है दूरी? इस दूरी को तो मान लिया t2 समय। और चाल के लिए बोला गया है कि इस दूरी को तय करने में चाल कितनी है? पहले वाली चाल से 6 किलोमीटर ज्यादा है। तो यहाँ पे चाल लिख देंगे, प्रश्नानुसार चाल, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार चाल कितनी है? चाल बराबर v + 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया। यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटा, हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में लिखें, किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है। ठीक है, इसी से v + 6 जैसा बोला वैसा कर दिया। समय मान लिया, इस दूरी को तय करने में समय कुछ और लगेगा ना, जब चाल बदल गई तो t2 समय बराबर t2 लगाया। अब प्रश्न अनुसार कुल समय कितना लगा है ये दिया गया है, कुल समय लगा है 3 घंटा। लिखेंगे दिया है कुल समय, 3 आवर्स, कुल समय बराबर 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे लगे। अतः ये कैसे 3 घंटे, मतलब t1 + t2 कुल मिलाकर, अतः t1 + t2 बराबर 3 घंटा। अब t1 और t2 का मान यहाँ रखेंगे। t1 बराबर, अरे देखो यहाँ हमने t1 निकाला नहीं, समय यहाँ t1 है तो यहाँ में लिख देना चाहिए था एक जगह, t1 बराबर, यहाँ लिखो t1 बराबर दूरी बटे चाल है ना, यहाँ लिखेंगे दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी यहाँ पे 63 है, चाल कितनी है v है, तो ये लिखेंगे। ठीक है,
और T2 बराबर जैसे यहाँ पे निकालो, फिर से यहाँ पे दूरी बटे चाल, ये दूरी बटे चाल, तो दूरी है फिर से यहाँ पे 72 और चाल है v प्लस 6, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो T1 की जगह क्या यूज़ करें, 63/v और T2 की जगह 72 बटे v प्लस 6 बराबर 3। यही समीकरण तुम्हें हल करना है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। चलो, हल करने के लिए इन दोनों का लासा क्या होगा, इन्हीं दोनों का गुणनफल। लासा क्या होता है, इन्हीं दोनों का गुणनफल। तो ये हो गया 63 प्लस 72, यहाँ लासा यहाँ तक आ रहा है तो यहीं कर दें पहले, तब आगे बढ़ते हैं। लासा यहाँ पे आ रहा है तो आ रहा है v गुणे v प्लस 6। ठीक है, ये लासा हो गया। अब v से भाग दोगे तो v कट जाएगा, v प्लस 6 बचेगा, ये 63 से जाकर गुणा होगा, तो वहां लिखेंगे 63 गुणे v प्लस 6, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे। ठीक है, और ये 72, हाँ यहाँ पे नोट कर दें, यहाँ लिख दे रहे हैं 63 गुणे v प्लस 6। अब v प्लस 6 से भाग दोगे ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो 72 से गुणा हो जाएगा, 72 गुणे v, वही चीज वहां पे लिख रहे हैं। और फिर ये इधर आके गुणा हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू इससे। ठीक है, प्लस 72v और इधर चली गई, 3 से गुणा हो गया, कौन 3 से गुणा हो रहा है v इंटू वी प्लस 6। अब करो सब गुणा भाग, ये हो गया 63v प्लस 6 × 18, 6 × 36 और 1 37, गुणा हो गया 6 × 18, 6 × 36 1 37, और प्लस 72v यहाँ गुणा करो तो 3 गुणे ये गुणा कर लो v स्क्वायर प्लस 6v, हुआ ना अंदर गुणा। अब इधर करो 63 72 जोड़ो, कितना आया 3 2 5 और 6 7 13, 135v प्लस 378 बराबर, अब यहाँ गुणा करो 3v स्क्वायर प्लस 18v, 18v इधर घट जाएगा, v स्क्वायर सबको इधर लाना है, तो माइनस 3v स्क्वायर, और 135 में से 18 घटाओ जल्दी से, 135 18 15, सही घटाए हो ना। तो ये क्योंकि प्लस है वो माइनस है, ये बड़ा है तो प्लस में ही आंसर आएगा 117v, और ये वाला प्लस में ही रहेगा 378 बराबर 3v तो इधर आ चुका है। ठीक है, अब माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए सब में माइनस से गुणा कर देंगे, तो 3v स्क्वायर माइनस 117v माइनस 378 बराबर 0, यहाँ भी माइनस से गुणा किए 0 आया। अब द्विघात समीकरण है लेकिन अभी छोटा हो सकता है, देखो 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 8 7 15 3 18, 3 से कट जाएगा, तो इसको छोटा कर दो, 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9, 2 यहाँ गया 27, 3 9 27, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 यहाँ 3 6 18, सही है ना, 3 एकम 3 दूनी 6 और 6 और 1 यहाँ 3 6 18, देखो भाई गलत ना हो, गुणा भाग चेक कर लेना। तो v स्क्वायर माइनस 39v माइनस 126 बराबर 0। अब बन गया ये द्विघात, तो इसका गुणनखंड करते हैं, पता करते हैं कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे 126 आएगा, और माइनस क्या बता रहा है, घटाने पर 39 आएगा। तो लेट्स चेक, 126, 2 6 12, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, सही है ना, और 7 एकम 7, तो यहाँ देखो 7 दूनी 14, 14 3 42, इन सबको ले लो साथ में, 7 3 और 2 कितना आ गया 42, और 42 में से 3 जाएगा तो 39, यानी 42 और 3 है ना, समझ गए ना। तो यहाँ हो गया v स्क्वायर माइनस v और ब्रैकेट में 42 माइनस 3 माइनस 126 बराबर 0, गुणा करो v स्क्वायर 42v प्लस 3v माइनस 126 बराबर 0। ठीक है, अब हल करो, यहाँ से क्या कॉमन लें, v, तो v माइनस 42, यहाँ से क्या कॉमन लें 3, तो v माइनस 42, 3 से काटोगे ना, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो 42 आया बराबर 0। इन दोनों में ये कॉमन है, तो बन गया v माइनस 42 गुणे v प्लस
3 बराबर 0, तो एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको रखो और मान निकालो, तो v प्लस 3 बराबर 0। अब चलो हल करते हैं, नीचे एक लाइन और। एक लाइन और। तो यहाँ से v बराबर क्या आ रहा है, 42 आ रहा है, 42 किलोमीटर पर आवर, है ना। और यहाँ से क्या आ रहा है, v बराबर -3 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे माइनस में नहीं बताना है, माइनस का मतलब है पीछे उल्टी उड़ रही है, ऐसा नहीं है, है ना। 42 तो हाँ, इसको लिख देंगे ये अमान्य है और इसको लिख देंगे ये आंसर है। अतः चिड़िया की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो देखो अब 7वें के खा में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज बनाना है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर। तो भुजाएं दी हुई है पहले इस त्रिभुज की, क्लास 5 वाली रचना हो गई। तो एक रफ डायग्राम जैसा तुमको बताए हैं, रफ डायग्राम यहाँ बनाओगे, त्रिभुज ABC लिख दिया, ठीक है। और इसमें यहाँ लिख दोगे ये क्या है, रफ चित्र है, रफ चित्र। इसको आइडिया लेने के लिए कौन सी भुजा को कितनी लें, तो इसमें 3 भुजाएं दी हुई हैं, 5, 6, 7। तो एक हम ले लेंगे, ये 7 सेंटीमीटर BC हो गई, ये हो गई 5 हो गई AB और ये हो गई 6 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे। इसी के अनुसार हम अब त्रिभुज को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, रचना के चरण लिखने हैं, जो कि हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, वहां जाकर देखना है जिसको नहीं याद है। तो रचना के चरण लिखने होंगे, बस रफली हम यहाँ बता रहे हैं करना क्या है। इस त्रिभुज को बनाने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजा दी है, तो जो एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, एक बड़ी लाइन, इसको नाम दे देंगे। मान लो ये क्या है, यहाँ B दिख रहा है ना तुमको, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, B, क्योंकि ये वाली भुजा तुम खींच रहे हो 7 सेंटीमीटर वाली, तो तुम एक बड़ी भुजा खींचोगे, इसका नाम दे दोगे, मान लो Y नाम दे दिया तुमने, ठीक है। अब इसमें जितने सेंटीमीटर की भुजा है उतने सेंटीमीटर गोला प्रकार पे चाप लोगे और यहाँ रखोगे और काट दोगे। तो मान लो ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ कौन होना चाहिए, C, है ना, यहाँ के हिसाब से C 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हाँ सॉरी, यहाँ पे C होना चाहिए। अब क्या करोगे, अब B पर रखोगे और B पर इधर कितना, 5 सेंटीमीटर, कहीं पर भी इधर ले जाके 5 सेंटीमीटर। अब ये नहीं कि यहाँ कर दो 5 सेंटीमीटर, कहीं पर ये मतलब नहीं कि 5 सेंटीमीटर लिए हो तो यहाँ काट दो, इसको कहाँ बेचारे को मिलाओगे, यही बीच में कहीं, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ रखकर एक चाप लगा दो, ये लग गया। फिर वही C पे रखो और कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जितनी भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर चाप लगाओ, दोनों ऐसे काट देंगे, काट रहे होंगे दोनों, ठीक है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर लगाओगे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर लगाओगे, दोनों एक दूसरे को काटेंगे। ये भुजा देखकर उतना ही लगाना है, जहां काट रहा है वो बिंदु क्या है, A है, और A को तुम्हें स्केल से B से मिला देना है, फिर स्केल से ही C से मिला देना है। तो ये त्रिभुज मिल गया। अब इस त्रिभुज के बाद क्या करना है, एक स्केल गुणक दिया है, तो लिख दोगे स्केल गुणक कितना है, स्केल गुणक 3/5 दिया है ना। दिया एक ऐसे त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 3/5 गुनी हो, वो मेन रचना है। ये तो क्लास 5 की रचना है, ठीक है। तो 3/5 स्केल गुणक दिया हुआ है, तो वो रचना कैसे होगी, ये तो स्केल गुणक है 3/5, स्केल गुणक बराबर 3/5। समझ गए स्केल गुणक क्या है, जो कहेगा इस त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की इतनी गुनी है, 3/5 गुनी, चाहे ये बोले चाहे स्केल गुणक बोले, एक ही मतलब है। तो इसमें करना क्या है अब हमको, अब यहां से एक BC से न्यून कोण बनाती हुई एक बड़ी रेखा खींच देनी है, मान लिया BX, ठीक है। इस पे क्या करना है, इसमें से जो बड़ी संख्या है 3 और 5 में से जो बड़ी संख्या है 5 बड़ी संख्या है, तो 5 टुकड़े इसमें करने हैं बराबर बराबर। तो स्केल पे मान लो 2 सेंटीमीटर तुमने नाप लिया। अब यहाँ से एक काटोगे तो ये 2 सेंटीमीटर, अगला काटोगे 2 सेंटीमीटर, अगला काटोगे फिर 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही करते हुए कितने टुकड़े, 5, 1 2 3 4 5 टुकड़े कट गए। इनका नाम रख दो, जैसे यहाँ पे नाम B है तो ये हो जाएगा B1, B2, B3, B4 और ये हो जाएगा B5। अगला स्टेप, लास्ट वाले को यहाँ C से तुमको स्केल से मिला देना है, स्केल से, ठीक है, हाथ से मत मिलाने लगना सब, ये तो बस ऐसे समझा रहे हैं रफली। मिल गया। अब इसमें जो छोटी संख्या है 3, वहां पर तुम्हें इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, जो कैसे खींच पाएंगे, जब इसके बराबर हम लोग कोण बनाएंगे। तो इसके बराबर यहाँ पे कोण की रचना कैसे करते हैं, यहाँ पर अपनी मर्जी से एक चाप लगाते हैं, है ना,
ये चाप लग गया। वही चाप B3 पर लगाते हैं तो ऐसे काटता है ना, यहाँ पे काटा, ठीक। काटने के बाद फिर यहाँ जाएंगे और ये जो दूरी है ये वाली, इसको नापेंगे ऐसे, गोला प्रकार में पेंसिल लगी हुई है, यहाँ लगाकर ऐसे फैला लेना। हो गया। इस चाप को जहाँ काटा है वहाँ रखो और ऐसे मिला दो। अब इस कटान बिंदु को इस बिंदु से स्केल की सहायता से मिलाते हुए ऐसे आगे बढ़ा दो। ये जहाँ काटे वहाँ पे ये वाले का नाम, ये C है तो यहाँ पे C डैश बन गया। ओके, C डैश बना। अब फिर तुम्हें यहाँ पर इस जगह पर इसके समांतर एक लाइन खींचनी है, इसके समांतर। तो अब यहाँ पे एक कोण बनाएंगे, ये चाप हुआ, वही चाप यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, फिर जो काटा है यहाँ पे काटेंगे और इसको ले जाके यहाँ मिला देंगे। तो यहाँ पे कौन है, A है, तो यहाँ का नाम दे देंगे A डैश। तो जो त्रिभुज बनाना था वो ये वाला है, यही वाला त्रिभुज बनाना था, A डैश B C डैश। तो लास्ट में लिख देंगे A डैश B C डैश, अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। बाकी रचना के चरण फर्स्ट वाली वीडियो में बताया है, ठीक। चलो डन।